नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति यानी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक एसएससी, जीडी और सीएचएल के साथ साथ हर उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें जीके आती है या विशेषतः भारत का इतिहास आता है। इस टॉपिक के हर आयाम को हम देखेंगे, प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे, पर इस तरीके से पढ़ेंगे कि कोई भी प्रश्न आज इस लेक्चर से बाहर आपके एग्जाम में न जाए और एग्जाम में यदि इस टॉपिक से प्रश्न आए तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का सेशन। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय रहते पहुंच सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष या भारत का आर्थिक शोषण। तो देखिए, यदि आपसे तात्कालिक कारण पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, सैनिक असंतोष हमें नजर आता है कि इसका तात्कालिक कारण होगा, पर सैनिक असंतोष इसके कारणों में से तो एक था। ये जितने भी कारण दिए हुए हैं, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष या भारत का आर्थिक शोषण, ये सभी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति के कारणों में से एक हैं। इन सभी कारणों की वजह से यह विद्रोह भड़का। पर यदि तात्कालिक कारण पूछ लिया जाए कि जो लेटेस्ट कारण क्या था जिसकी वजह से अचानक से विद्रोह ने गति पकड़ ली, वह था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। देखिए क्या हुआ था कि भारतीय सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के सैनिक थे और जो बंदूक इस्तेमाल होती थी उस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस बंदूक। और ये इस्तेमाल हो रही थी ये बंदूक सेना में, कहीं कोई समस्या नहीं थी। अचानक से इस बंदूक के स्थान पर एक नई बंदूक लाई गई और उस बंदूक का नाम था न्यू एनफील्ड राइफल। न्यू एनफील्ड राइफल। न्यू एनफील्ड राइफल। और कुछ समय तक तो ये बंदूक इस्तेमाल होती रही, फिर धीरे धीरे एक अफवाह या एक खबर कह सकते हैं हम, उसकी सच्चाई पर हम अभी विवाद पर बात नहीं करेंगे, पर एक खबर फैलने लग गई कि इस बंदूक की जो गोली है उस गोली को मुंह से काट करके बंदूक में डाला जाता है और जो बंदूक की गोली, जो कवर जिसे हम काट रहे हैं, वो चिकनाई के लिए उस पर गाय या सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए और सूअर की चर्बी मुसलमानों के लिए दिक्कत का कारण बन रही थी। तो इस वजह से उनकी धार्मिक भावनाएं भड़की और उन्हें लगा कि अंग्रेज हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो तात्कालिक कारण आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, क्योंकि और भी कई धार्मिक भावनाएं थी जिसकी वजह से, जैसे अंग्रेजों ने एक कानून लेकर आया था लेक्स लॉ की कानून, उसमें उसके मुताबिक यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म भी अपना लेता है तब भी उसको जो है उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, जबकि हिंदू धर्म में संपत्ति से वंचित कर देते थे। तो ये धीरे धीरे धर्म में हस्तक्षेप है। तो ये सभी कारण थे। मनुष्य अपने धर्म से बहुत प्यार करता है, बाकी सारी चीजें सहन कर लेगा, आर्थिक शोषण भी सहन कर लेगा, लेकिन धर्म में जब भी हस्तक्षेप करते हैं तो हमेशा क्रांतियां या विद्रोह भड़क उठते हैं। तो तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी कानपुर में विद्रोह एवं नाना साहेब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल का अवध का नेतृत्व, सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना या झांसी की रानी का विद्रोह। देखिए, पहली घटना जो माना जाता है वो तो माना जाता है मंगल पांडे के द्वारा जो अपने सीनियर अधिकारियों को गोली मारी गई थी बैरकपुर में, पर वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। हमें इन ऑप्शनों के हिसाब से चलना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि आप घटना समझिए मेरठ की। देखिए, 31 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होना तय था।
शुरुआत होना तय किया गया था। जो भी इस क्रांति के लीडरान थे, तात्या टोपे, नाना साहेब, झांसी की रानी, इन सभी ने तय किया था कि 31 मई 1857 को हम सारे भारत में क्रांति की शुरुआत करेंगे। किंतु 10 मई 1857 को, यानी लगभग 20 दिन पहले, मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और 11 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली पर कब्जा करने के उपरांत बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर दिया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना हुई इस ऑप्शन में, क्योंकि झांसी की रानी का विद्रोह, कानपुर का विद्रोह, नाना साहेब का विद्रोह या बेगम के हजरत महल का विद्रोह, ये तो इस दिन नहीं शुरू होना था, वो तो 31 मई 1857 को शुरू होना था। पर चूंकि क्रांति पहले ही भड़क उठी तो इन लोगों को समय समय पर इस क्रांति में कूदना पड़ा। पर सबसे पहले घटना कौन सी घटी? सबसे पहले घटना घटी दिल्ली पर कब्जा कर लेना। और उससे भी पहले यदि ऑप्शन में होता मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तो वो ऑप्शन में होता। मंगल पांडे के द्वारा गोली मारी गई बैरकपुर में, तो वो और पहले की घटना है। तो हमें देखना पड़ता है कि ऑप्शन में पूछा क्या जा रहा है। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। चलिए अगला प्रश्न है, किस स्थान पर मंगल पांडे ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी? देखिए यही मैं आपसे बात कर रहा था कि एक स्थान है बंगाल में बैरकपुर, और इस बैरकपुर में, ये बैरकपुर तो छावनी है और यहाँ पर एक रेजिमेंट थी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। आपको ये रेजिमेंट का नाम जरूर याद रखना है, पूछा जाता है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री और इसी का सैनिक था मंगल पांडे, जो ये थी आपकी एनफील्ड बंदूक थी। इसकी गोली पर मैंने आपको बताया ना, गाय और सूअर की चर्बी की अफवाह थी, तो उसी पर विवाद हो गया और मंगल पांडे ने अपने सीनियर अधिकारी जनरल बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। जनरल बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर? तो बैरकपुर में किस इन्फेंट्री के थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे। किन सैनिकों की हत्या करी? तो जनरल बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। कब हत्या करी? तो ये करी थी इन्होंने 29 मार्च 1857 को। आपसे पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे थे कहाँ के? तो ध्यान रखना, मंगल पांडे का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ है। एक प्रश्न अक्सर आप पढ़ लेते हैं कि मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ है, रट भी लेते हैं, और फिर जब एग्जाम में पूछा जाता है कि बलिया का शेर किसे कहते हैं, तो एग्जाम में ऑप्शन में मंगल पांडे भी होता है। तो जिन्होंने सही क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता वो आंसर मंगल पांडे को मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, बलिया का शेर मंगल पांडे को नहीं बल्कि चीतू पांडे को कहते हैं। तो ये प्रश्न को ध्यान रखिएगा, जन्म इनका बलिया में हुआ है। बैरकपुर की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे। 29 मार्च 1857 को जनरल बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। इस वजह से इन्हें फांसी दी गई। और यदि आपसे फांसी की तिथि पूछ ले कि फांसी कब दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई इन्हें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, किस स्थान से 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका? चर्चा हम कर चुके हैं पहले ही। ये देखिए 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो यही क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, यानी 10 मई 1857। यहां पे भी आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और कहां से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपकी मेरठ से। अगर आपसे पूछ ले कि मेरठ में कौन सी रेजिमेंट थी, तो ध्यान रखिएगा इस रेजिमेंट का नाम था 3री कैवेलरी रेजिमेंट।
10 मई 1857 को इन्होंने क्रांति की शुरुआत करी। 11 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया। और यदि सेनापति पूछे या पूछ ले दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने करा, तो वो था बख्त खां। बख्त खां ने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? देखिए, एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर, ये तो हमने पढ़ लिया, पर कब शामिल की गई थी अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। और वो जो अफवाह या जो खबर फैली थी वह फैली थी जनवरी 1857 में। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। जनवरी 57 में, जनवरी 1857 में यह अफवाह फैली थी और इस्तेमाल कब किया गया था? दिसंबर 1856 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह। देखिए, अक्सर कुछ इतिहासकार कह देते हैं कि 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम था वो कोई सुनियोजित संग्राम नहीं था, बल्कि अचानक से विस्फोट हुआ था, पर ऐसा नहीं है, वो सुनियोजित था। 31 मई 1857 को उसे पूरे भारत में प्रारंभ करने की योजना भी थी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया था कमल और रोटी। जो साधु सन्यासी थे वे गांव गांव जाकर लोगों को इस क्रांति के लिए प्रेरित कर रहे थे, कमल व रोटी बांट रहे थे। इससे पता लगता है कि ये पूरा प्लान था। तो स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा कमल और रोटी। चलिए अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। देखिए, झांसी को में उन्होंने विद्रोह का सामना किया, झांसी में नेतृत्व किया विद्रोह का, पर झांसी में पराजित होने के बाद वो अपने महल से चली गई और अपनी सेना लेकर के ग्वालियर में पहुंची। और ग्वालियर में उन्हें वहां तात्या टोपे मिले और तात्या टोपे के साथ मिलकर के उन्होंने इस क्रांति को जारी रखा। पर अंतिम समय में ह्यूरोज से झांसी की रानी का सामना हुआ और कालपी नामक स्थान पर रानी झांसी की मृत्यु हुई। तो अंतिम युद्ध किससे हुआ? ह्यूरोज से हुआ। और ह्यूरोज ने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या? कि भारतीय विद्रोहियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है। देखिए, ये तारीफ कर रहा है रानी झांसी की। रानी झांसी को इन्होंने युद्ध में पराजित कराया है, मार दिया है, लेकिन रानी झांसी को ये ऐसे नहीं पराजित हो गई। भाई, इतनी बड़ी सेना थी उनके सामने और वो अकेली थी, इस वजह से मारी गई। ह्यूरोज उनकी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ और वो कह रहा है कि जब मृत्यु हो गई, लाश पड़ी हुई है रानी झांसी की, और वो कह रहा है कि जो औरत यहाँ सोई हुई है ना, ये इस विद्रोह में अकेली मर्द है। यानी अगर इस जैसा युद्ध कौशल सभी राजाएं दिखाने लग जाए ना, तो अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ जाएगा। तो प्रशंसा कर रहा है। स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि भारतीय विद्रोहियों में या सोई हुई औरत अकेली मर्द है, किसके लिए कहा गया है? वहां पे आपके सामने हो सकता है रानी की झांसी की रानी, अवध की रानी हजरत महल, या कोई और ऑप्शन में हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मीबाई जी के लिए यूज किया है। किसने कहा है? तो ह्यूरोज ने कहा है, जिससे रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। चलिए अगला प्रश्न है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था, या नाना साहेब का सेनापति कौन था? अब देखिए, सब जानते हैं नाना साहेब के जो सेनापति थे वे थे तात्या टोपे। नाना साहेब के और रानी लक्ष्मीबाई के गुरु तात्या टोपे नाना साहेब के सेनापति या कमांडर इन चीफ थे। पर ऑप्शन में कहीं नाना साहेब ही नहीं है। बिरजिस कादिर है, रामचंद्र पांडुरंग है, लियाकत अली है, सदाशिवराव भाऊ है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि नाना साहेब का जो वास्तविक नाम है वो धोंडू पंत है, धोंडू पंत। वहीं तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है वो है रामचंद्र पांडुरंग। देखिए, इस तरीके से प्रश्नों को थोड़ा सा टफ कर दिया जाता है। रामचंद्र पांडुरंग। अब जिन्हें पता है उनके लिए तो ये हलवा प्रश्न है, पर जिन्हें नहीं पता वो ढूंढते रह जाएंगे उत्तर। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग, यानी तात्या टोपे।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार का सिंह नाम से किसे जाना जाता है। देखिए 80 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति था यह कुंवर सिंह, जो बिहार के जगदीशपुर का राजा था और इसने विद्रोह की मशाल थामी बिहार में, और 80 वर्ष की उम्र में ऐसा युद्ध कौशल दिखाया कि अंग्रेज दंग रह गए। इसे बिहार का शेर कहा जाता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने अंग्रेजों का सामना किया। तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। चलिए अगला प्रश्न है असम में 1857 की क्रांति की ज्योत किसने जलाई। देखिए ये याद रखिएगा, कानपुर में नेतृत्व कौन कर रहा है, झांसी में कौन कर रहा है, ग्वालियर में कौन कर रहा है, अवध में कौन कर रहा है, दिल्ली, असम, उड़ीसा। मैं नोट करा दूंगा आपको एक साथ पूरी लिस्ट, पर आप अभी प्रश्नों के माध्यम से देखिए कि 1857 में की क्रांति की ज्योत असम में किसने जगाई। तो देखिए असम में दीवान मनीराम दत्ता ने कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर दिया। राजवंश का वंशज कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर दिया किसने, दीवान मनीराम दत्ता ने, और 1857 की क्रांति में कूद गए। तो ये कौन थे, तो ये थे दीवान। तो क्रांति की ज्योत किसने जलाई, मनीराम दत्ता ने। यानी जैसे अवध में बिरजिस कादिर अपने पुत्र, नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को रानी बेगम हजरत महल ने राजा घोषित कर दिया, नवाब घोषित कर दिया और खुद युद्ध में कूद पड़ी, उसी प्रकार असम में दीवान मनीराम दत्ता ने युद्ध की कमान संभाली और उन्होंने राजा किसे घोषित करा, कंदपेश्वर सिंह को। चलिए अगला प्रश्न है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। देखिए आ गया, हजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या खान बहादुर खान। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। ये कौन थे, ये अवध के अंतिम नवाब थे। और 1856 में आउट्रम की रिपोर्ट, आउट्रम रिपोर्ट, ये रिपोर्ट याद रखिएगा, आउट्रम रिपोर्ट को आधार बनाकर कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन कि अच्छे से शासन नहीं चल रहा, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और वाजिद अली शाह को भेज दिया कलकत्ता पेंशन दे करके। लेकिन हजरत महल, इनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल, इनका पूरा नाम है बेगम हजरत महल, और इनका नाबालिग पुत्र था बिरजिस कादिर। और इन बिरजिस कादिर को, अच्छा बिरजिस कादिर है, बिजरिस नहीं है, बिरजिस, सही कर लीजिएगा इसको, बिरजिस कादिर, इनको नवाब घोषित कर दिया बेगम हजरत महल ने और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया लखनऊ में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा। मिर्जा गालिब, राहत इंदौरी, अकबर इलाहाबादी या अमीर मिनाई। तो देखिए बहादुर शाह जफर के कवि थे मिर्जा गालिब, और ये मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा है दिल्ली में रहते हुए। अब कहते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद जब बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया तो इनकी बहुत दयनीय स्थिति हो गई, आर्थिक संकट में गिर गए। फिर ये अपने घर में कई महीनों तक बंद रहे और अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। इनका एक पत्र मिला है जिसमें इन्होंने अपने एक मित्र को लिखा है कि मैं तो कई महीनों से अपने घर से नहीं निकला कि घर से निकलने पर कर चुकाना पड़ेगा। पहले अगर आप कुछ बहुत सारे टैक्स लगते थे तो उन्हें लगता था कि मैं कुछ भी काम करूंगा तो मेरे पर टैक्स लग जाएगा, और मेरी आर्थिक स्थिति अब बहुत ज़्यादा दयनीय है। तो मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह को निकट से देखने वाले कवि थे। किसके कवि थे, तो बहादुर शाह जफर के कवि थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उर्दू के प्रसिद्ध शायर जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वयं देखा कि मृत्यु 1869 में दिल्ली में हुई थी, इनका जन्म कहां हुआ था। यह बात हो रही है मिर्जा गालिब की, मिर्जा गालिब की, और आपसे पूछा जा रहा है कि मिर्जा गालिब की मृत्यु तो दिल्ली में हुई है
मृत्यु तो दिल्ली में हुई है, पर उनका जन्म कहाँ हुआ है? जन्म से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इनका जन्म हुआ है आगरा में। ध्यान रखिएगा, मुगल सल्तनत की 2 ही राजधानी है, दिल्ली और आगरा। तो दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई, तो जन्म हुआ इनका आगरा में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सामना किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सामना किसने किया? अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां तो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने जो आपके ये जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी उसमें थे, इनको फांसी दी गई थी बाद में, तो ये 1857 के समय तो थे नहीं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये भी नहीं थे। अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे, ये भी नहीं। प्रश्न का उत्तर होगा, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद, जिसे आप वर्तमान अयोध्या कह सकते हैं, उस समय इसका नाम फैजाबाद था, इसलिए मैंने फैजाबाद लिखा है, क्योंकि ऑप्शन में फैजाबाद हो सकता है, और यदि अयोध्या होगा तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। तो मौलवी अहमदुल्ला ने अयोध्या में क्रांति की मशाल थामी, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया, विद्रोह का समर्थन किया, तटस्थता बनाए रखी, या देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया? तो देखिए, जो मध्यम वर्ग था, शिक्षित मध्यम वर्ग था, उसने न तो क्रांति का विरोध ही किया और ना ही समर्थन किया। तो जब विरोध ही नहीं करा तो देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध कैसे कर लेंगे? और मध्यम वर्ग कभी युद्ध करता भी नहीं है। तो विरोध नहीं किया, समर्थन भी नहीं किया, इसका तात्पर्य है कि तटस्थता बनाए रखी। देखिए, विरोध, समर्थन क्यों नहीं करा या विरोध क्यों नहीं करा? तो अंग्रेजों से इनकी कोई खास दोस्ती नहीं थी, अंग्रेजों से कोई इनकी मित्रता थोड़ी थी, तो भारतीय थे, तो अंग्रेजों का समर्थन तो ये कर ही नहीं सकते थे। तो 1857 के विद्रोह का इन्होंने विरोध नहीं करा। पर समर्थन क्यों नहीं करा? क्योंकि ये शिक्षित वर्ग है, और ये थोड़ा सा वही, जब मध्य शिक्षित वर्ग होता है तो हम पुरानी सोच को अंधविश्वास कहने लग जाते हैं। और जो सैनिक थे या जो विद्रोह में भाग ले रहे थे, वे गाँव के लोग थे, तो उनकी बातें इन्हें अंधविश्वास नजर आती थी। जैसे वो कहते थे कि सन 1757 में भविष्यवाणी हुई थी कि 100 वर्षों में भारत आजाद हो जाएगा, तो ये बातें इन्हें अंधविश्वास लगती थी। या इन्हें लगता था कि ये जो है लड़ाई अगर अंग्रेजों से जीत भी गए तो ये जमींदार, ये राजा दोबारा राजा बन जाएंगे और ये शोषण करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने समर्थन भी नहीं करा। पर उन्हें बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें पता लगा कि हमें अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए था, और यदि हमने किया होता, पूरे भारत में क्रांति की मशाल जली होती, तो बहुत समय पूर्व ही अंग्रेज भारत को छोड़ गए होते। तो शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी। चलिए अगला प्रश्न है, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। यह किसने कहा था? देखिए, कई देसी रियासतें अंग्रेजों का विरोध कर रही थी, जमकर लड़ाई लड़ रही थी, जैसे कि अवध हो गया, झांसी हो गया, बिठूर हो गया, और आपका जगदीशपुर हो गया। इसके अलावा और कई छोटी मोटी रियासतें, पर बहुत सी रियासतें, बहुत बड़ी बड़ी रियासतें अंग्रेजों की चाटुकारिता करने में लगी हुई थी, जिसमें से सबसे बड़ा नाम था ग्वालियर के सिंधिया का। मराठा सिंधिया, जो इस समय गद्दार की सबसे बड़ी भूमिका में था, और उसने इस क्रांति को बहुत क्षति पहुंचाई। और वायसरॉय कैनिंग, गवर्नर जनरल कह सकते हैं आप उस समय, गवर्नर जनरल कैनिंग, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा था कि अगर ये सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाता ना, तो मुझे तो यहां से भागना पड़ जाता, खत्म थी सत्ता भारत में। यानी ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है गवर्नर जनरल कैनिंग का। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, कानपुर में किया था तात्या टोपे और नाना साहिब ने, जगदीशपुर में किया था कुंवर सिंह ने। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चित्तौड़, क्योंकि ये तीनों तो सीधे सीधे स्ट्रेटली थे ना 1857 के विद्रोह में। तो हमें प्रश्न का उत्तर नहीं भी पता हो तब भी निकाला जा सकता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ये तो हो ही गया, ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया ने इतनी सहायता की थी कि कैनिंग ने कहा था कि यदि ये सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाता तो मुझे तो बिस्तर गोल करना पड़ जाता।
तो सबसे ज्यादा सहायता कौन कर रहा है? बढ़ चढ़ के सहायता कर रहे हैं ये सिंधिया। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए विद्रोह से पूर्व नीतियां, जो विलय की नीतियां थी वो डलहौजी की थी, जो इस विद्रोह के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार थी। पर विद्रोह के समय यदि गवर्नर जनरल पूछ ले तो कैनिंग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है महारानी कौन थी विद्रोह के समय, तो महारानी थी विक्टोरिया प्रथम। ध्यान रखिएगा, प्रथम। द्वितीय से भी प्रश्न आ सकता है, हाल ही में निधन हुआ है विक्टोरिया द्वितीय का, और सबसे लंबे समय तक रूल करने वाली रानी बनी है विक्टोरिया द्वितीय। लेकिन अगर आपसे पूछे 1857 की क्रांति के समय कौन थी महारानी, तो वो थी विक्टोरिया प्रथम। यदि गवर्नर जनरल पूछ ले तो कैनिंग। यदि आपसे मुख्य सेनापति पूछ ले कि 1857 के इस विद्रोह के समय आर्मी चीफ कौन था या मुख्य सेनापति कौन था, तो वो हो जाएगा जॉर्ज एनिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों को, ये तीनों प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। महारानी कौन थी, तो विक्टोरिया प्रथम। गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग। मुख्य सेनापति कौन था, तो जॉर्ज, पूरा नाम लिख लीजिए, जॉर्ज एनिसन। पूरा नाम हो जाएगा जॉर्ज एनिसन। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? आपसे पूछा जा रहा है किस कारण से ये 1857 का विद्रोह असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। तो इस समय एकता की कोई खास कमी नहीं थी। मुगल सम्राट की रुचि सत्ता में न होना, ये कारण हो सकता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कारण नहीं था। सैनिकों द्वारा अनुशासनहीनता दिखाना, सैनिकों ने पूर्ण रूप से अनुशासन दिखाया था, अपनी ट्रेनिंग का पूरा फायदा उठाया था, पर किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। देखिए क्रांति जिस दिन शुरू होनी थी उससे 20 दिन पहले शुरू हो गई, उसके बाद भी कोई ऐसा एक केंद्रीय संगठन नहीं था जिसके निर्देशों के अनुसार क्रांति लड़ी जा सके। सब अपने अपनी इच्छा से, अपने अपने विवेक के अनुसार अपना योगदान कर रहे थे और इस वजह से ये क्रांति असफल रही। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? अच्छा, यहां पे मैंने प्रधानमंत्री नहीं नोट करवाया था आपको, तो ध्यान रखिएगा 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री थे पामस्टर्न। महारानी थी विक्टोरिया प्रथम। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामस्टर्न और सेनापति था जॉर्ज एनिसन। ये चारों प्रश्न आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में विद्रोह को दबाने में सफल रहे। राजपूत राज्यों में ये विद्रोह ज्यादा चला ही नहीं। मारवाड़, मेवाड़, जैसलमेर, इन सब में ये विद्रोह नहीं चला क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय शासक थे वे अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, विरोध क्रांतिकारियों का साथ नहीं दे रहे थे। तो स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, बल्कि अपनी सेना दी अंग्रेजों को कि आप विद्रोह का दमन कीजिए। तो स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। चलिए 1857 में निम्न में से किसने इलाहाबाद को अपना मुख्यालय कह सकते हैं या आपातकालीन मुख्यालय भी कह सकते हैं, इमरजेंसी में बनाना पड़ गया था, क्रांति इतनी ज़्यादा तेजी से फैल रही थी, तो आपातकालीन मुख्यालय बनाया इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने। और यहीं से क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार लगा और इलाहाबाद यानी प्रयागराज से ही महारानी का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया। महारानी का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया। तो फिर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद को अपना मुख्यालय किसने बनाया, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कैनिंग। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है वह कौन था? देखिए कई स्टेटमेंट आते हैं आपके सामने, आप एक बार थोड़ा नोट कर लीजिए। कुछ स्टेटमेंट मैं आपको नोट करा देता हूं क्योंकि इन स्टेटमेंट से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम।
अगर आपसे पूछे ये किसने कहा है, तो ये कहा है बीडी सावरकर ने, और इन्होंने ही 1857 की क्रांति को पहला स्वाधीनता संग्राम कहा है। दूसरा स्टेटमेंट आता है 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, इससे पहले भी कुछ विद्रोह हुए हैं, और न ही राष्ट्रीय, जब ये पूरे देश में ही नहीं फैला तो ये राष्ट्रीय कैसे हो गया, और न ही स्वतंत्रता संग्राम, उन्होंने इसे स्वतंत्रता संग्राम मानने से भी इनकार कर दिया। तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछ लिया जाए किसका है, तो ये स्टेटमेंट है आरसी मजूमदार का, आरसी मजूमदार का। इसके अलावा एक तीसरा आता है हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र। ये कई बार पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा, तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा है जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। इसके अलावा एक चौथा और याद रखिएगा, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है, तो बेंजामिन डिज़रायली। कई स्टेटमेंट हैं, लेकिन ये 4 स्टेटमेंट एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, तो आपको ये चारों स्टेटमेंट याद रखने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा बीडी सावरकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। चर्चा हम कर चुके हैं। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आरसी मजूमदार। भारतीय भाषा में 1857 के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय, कई किताबें लिखी गई हैं 1857 पर यदि आपसे सबसे पहला भारतीय पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना सर सैयद अहमद खां। अंग्रेजों को क्लीन चिट देने की इन्हें बड़ी जल्दी थी, तो इन्होंने 1859 में ये किताब लिख दी। और यदि आपसे उस किताब का नाम पूछ ले तो ध्यान रखिएगा असबाब ए बगावत ए हिंद। ये किताब का नाम अक्सर मिलता नहीं है, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता और लोग इसे पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन अगर किसी दिन पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा असबाब ए बगावत ए हिंद इनकी किताब का नाम था। 1859 में लिख दी और भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय थे सर सैयद अहमद खां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी की दिल्ली में मृत्यु हुई? इन चारों अधिकारियों की मृत्यु हुई है 1857 के विद्रोह के दौरान, पर आपको याद रखना है नील, लॉरेंस और हैवलॉक, इनकी जो मृत्यु है वो अवध में हुई है, लखनऊ में हुई है, जबकि जनरल जॉन निकलसन इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई है। तो आपसे पूछा जा रहा है दिल्ली में किसकी मृत्यु हुई है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जनरल जॉन निकलसन। चलिए अगला प्रश्न है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा करी। 1857 की क्रांति की वजह से, क्रांति तो चलिए एक दब गई, दमन हो गया क्रांति का, लेकिन अब अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं कर पाएगी। अगर इसके हाथ में सत्ता रही तो बहुत जल्दी इसे भारतीय यहां से भगा देंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और सीधे प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया भारत में महारानी विक्टोरिया का। और कैनिंग जो कि गवर्नर जनरल थे, उन्हें अपना प्रतिनिधि यानी वायसराय नियुक्त कर दिया गया। तो भारत के पहले वायसराय बन गए लॉर्ड कैनिंग। और ये सब कुछ हुआ इलाहाबाद के जो दरबार लगाया गया था 1 नवंबर 1858 को, वहां पर महारानी का पत्र पढ़ा गया कैनिंग के द्वारा। उसी घोषणा पत्र में ये सारी बातें लिखी हुई थी। तो आपसे पूछा जाए घोषणा कब की गई, तो 1 नवंबर 1858 को की गई। कहां से की गई, तो इलाहाबाद से या वर्तमान प्रयागराज से। 1857 के विद्रोह के बाद किन प्रांतों से अधिकांश सैनिकों का चयन हुआ? देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ के जो थे सैनिक वे ज़्यादातर थे विद्रोह में शामिल। तो यहाँ के सैनिकों को अब लेना बंद कर दिया और इस विद्रोह के बाद अधिकतर गोरखा, सिख और पंजाबी सैनिक को लिया जाने लगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। पहले बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश से लिया जाता था, पर अब लिया जाने लग गया गोरखा, सिख और पंजाब से, क्योंकि अंग्रेजों को शक बैठ गया कि सैनिक विद्रोह जरूर करेंगे, इनकी प्रवृत्ति विद्रोही है। चलिए मैं देखिए लगभग 25-26 क्वेश्चन करा चुका हूं और अभी इतने ही क्वेश्चन मुझे और कराने हैं, थोड़ा जल्दी चलेंगे। पर आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो को पसंद तो आ ही रही होगी आपको, चलिए फटाफट से कीजिए।
1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय सेना के नवगठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? ये जो गोरखा, सिख और राजपूत लिए जाते हैं, ये किस आयोग की सिफारिश थी? तो ये पील आयोग की सिफारिश थी। 1857 के विद्रोह के बाद कारणों पर जानने के लिए एक आयोग गठित किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और वह आयोग था पील आयोग। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बारे में सत्य कथन पहचानिए। आपको सत्य कथन पहचानना है। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी? बिल्कुल नहीं, अंग्रेजों को भगाने के लिए की गई थी। इसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई, अंग्रेजों का शासन आ गया, यानी ये स्टेटमेंट ठीक है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है? बिल्कुल नहीं कहा, उन्होंने विद्रोह कहा है। भारतीय इतिहासकारों ने विद्रोह के रूप में वर्णित किया? बिल्कुल नहीं, उन्होंने स्वाधीनता संग्राम कहा, यानी उल्टा लिख दिया गया है। अंग्रेजों ने इसे विद्रोह कहा है, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। यदि इनका जन्म पूछ ले तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका और पिता का नाम था मोरोपंत तांबे। इनके पिता झांसी के राजा, पति झांसी के राजा गंगाधर राव थे। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान किसे साहब ए आलम बहादुर के खिताब से नवाजा गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली में सैनिकों ने कब्जा कर लिया, बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर दिया और सेनापति बने बख्त खां, और इन्हीं बख्त खां को बहादुर शाह जफर ने एक उपाधि दी साहब ए आलम बहादुर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बख्त खां। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोहों पर लिखने के लिए सरकारी इतिहासकार नियुक्त किए गए। आपसे पूछे वो कौन थे? तो वो थे एसएन सेन, और एसएन सेन की जो बुक है उसका नाम है 1857। केवल बुक का नाम इतना सही है, 1857। चलिए अगला है, 1857 के विद्रोह में किस प्रांत के विद्रोही सर्वाधिक संख्या में थे? अगर सर्वाधिक संख्या में पूछ लिया जाए तो अवध के विद्रोही थे। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवध। अगला प्रश्न है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें देने का आश्वासन दिया था। कई घोषणाएं करी थी, पर उसमें से पूरी नहीं करी, केवल एक पूरी करी। आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सी थी? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये पूरी कर दी थी। जो विलय नीति थी, ये डलहौजी की, उसे समाप्त कर दिया गया, और जो रियासतें राजाओं के नियंत्रण में बनी रही उसके बाद 1947 तक वो उन्हीं देसी रियासतों के पास ही रही, उन्हें नहीं हड़पा गया। यानी देसी रियासतों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ये स्टेटमेंट ठीक हो सकता है, पर यथास्थिति नहीं बनाए रखी। वो संप्रभु थे अपने टाइम, उस समय में, लेकिन उन पर नियम कायदे कानून तो लगे होते थे अंग्रेजों के, पर शासन चलता था एक तरीके से देसी रजवाड़ों का। तो इस स्टेटमेंट को आप गलत मान सकते हैं। भारतीय और यूरोपियन सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ये भी नहीं माना इन्होंने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल ए, उपयुक्त सभी नहीं होगा। अगर यहां पर कुछ और अच्छा सा मिल जाता हमें जो पूरा कराता तो हम उपयुक्त सभी मान लेते, पर हमें सिचुएशन के हिसाब से प्रश्न का उत्तर देना है, और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। यही बात मान ली उन्होंने, बाकी और कुछ नहीं माना, सब भूल गए अपने वादे। 1857 के विद्रोह के बाद पहले किस पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा किया? तो सबसे पहले राजधानी पर कब्जा करना आवश्यक है कि नहीं? तो सबसे पहले जिस पर कब्जा किया वो दिल्ली ही थी। दिल्ली जिस पर 11 मई सन 1857 को सैनिकों ने कब्जा कर लिया था, उस पर अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा किया और बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया। कहां से कैद किया? तो हुमायूं के मकबरे से कैद किया, और हुमायूं के मकबरे से कैद करने के उपरांत वर्मा, जिसे आप वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, उसके शहर रंगून में भेज दिया गया, और यहीं रंगून में मृत्यु हुई जफर की। और जफर ने मरते समय स्टेटमेंट दिया था कि कितना बदनसीब है जफर, 2 गज जमीन भी ना हासिल हुई कोहिनाय को यार में। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले किस पर कब्जा किया? तो दिल्ली पर कब्जा किया। चलिए असुमेलित पहचानिए। झांसी, मणिकर्णिका, लखनऊ, बिरजिस कादिर, कानपुर, अजीमुल्ला और फैजाबाद कुंवर सिंह। देखिए थोड़ा सा घुमा दिया ये प्रश्न, आपसे सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए विद्रोह कहां पर कौन कौन से हुए हैं। तो आप एक लिस्ट लिख लीजिए।
यहीं लिखा देता हूँ। चलिए आप एक लिस्ट लिख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर कौन कौन से विद्रोह हुए हैं। तो सबसे पहले तो कानपुर लिखिए। तो ध्यान रखिएगा कानपुर में नाना साहेब हैं। नाना साहेब के साथ में उनके चीफ तात्या टोपे भी हैं। बाद में इन्होंने ग्वालियर में कमान संभाली, पर प्रारंभ में ये कानपुर में ही थे। और यहीं पर अजीमुल्ला खान भी हैं। अजीमुल्ला खान, तो कई बार नाना साहेब ऑप्शन में नहीं होता और अजीमुल्ला खान ऑप्शन में हो जाता है। तो आपको याद रखना है नाना साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान भी हैं। झांसी में लक्ष्मीबाई हैं जिनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। तो हमारा ए तो ठीक है, यानी ये हमारा ठीक है। लखनऊ में बेगम हजरत महल हैं। बेगम हजरत महल, और इनके पुत्र का नाम बिरजिस कादिर है जिसके नाम पर यह विद्रोह किया गया। तो ये भी ठीक है। कानपुर में अजीमुल्ला खान लिखवा चुका मैं आपको। फैजाबाद में कुंवर सिंह नहीं थे बल्कि मौलवी अहमदुल्ला थे। मौलवी अहमदुल्ला थे, तो इस प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले ग्वालियर में कौन था, तो ग्वालियर में ये जो कमान है ये बाद में तात्या टोपे ने संभाली, क्योंकि ग्वालियर का सिंधिया तो अंग्रेजों का साथ दे रहा था, तो तात्या टोपे आए। अवध में कौन, बेगम हजरत महल, नाम किसका, बिरजिस कादिर का। दिल्ली में कौन, तो दिल्ली में हम चर्चा कर चुके हैं, साहेब आलम बहादुर बख्त खां। इसके अलावा आपसे असम पूछा जा सकता है और उड़ीसा पूछा जा सकता है। तो असम में थे मणिराम दत्ता। मणिराम दत्ता दीवान थे, कंपदेश्वर को उन्होंने राजा बनाया था, पढ़ा था भी हमने थोड़ी देर पहले, मणिराम दत्ता। और उड़ीसा में थे सुरेंद्र शाही। सुरेंद्र शाही और इनके साथ ही उज्ज्वल शाही, ये दोनों के नेतृत्व में उड़ीसा में क्रांति हो रही थी। तो ये आपको याद रखने हैं। बाकी अगर उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के याद रखने होते हैं, मध्य प्रदेश का दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश के याद रखने होते हैं। पर यदि आप नेशनल लेवल पर बात करें तो इतने आपको याद रखने होंगे। कानपुर में नाना साहेब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां। झांसी में लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, ग्वालियर में तात्या टोपे, दिल्ली में बख्त खां, असम में मणिराम दत्ता और उड़ीसा में सुरेंद्र शाही या उज्ज्वल शाही। चलिए अगला प्रश्न है, किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिस कारण उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ध्यान रखिएगा, तात्या टोपे को उसके दोस्त ने धोखा दिया, उन्हें पकड़वा दिया, फांसी दे दी अंग्रेजों ने। झांसी की रानी ह्यूरोज के हाथों मारी गई, जबकि नाना साहेब और बेगम हजरत महल ये दोनों क्रांति के बाद नेपाल चले गए और उसके बाद का इनका कोई इतिहास नहीं मिलता। तो ये अंग्रेजों के हाथों मारे नहीं गए थे बल्कि नेपाल चले गए। ओह, यहाँ पे 2 बार लिख दिया गया है। चलिए इसको ऑप्शन बदल लीजिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं कर दीजिए। लीजिए अब प्रश्न सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, एसएन सेन की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए एसएन सेन जो कि राष्ट्रीय इतिहासकार थे, इनकी पुस्तक है सन 1857, चर्चा कर चुके हैं हम कि एसएन सेन की पुस्तक का नाम है सन 1857, 1857। यदि बात करें द म्यूटिनी इन राजपुताना किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है प्रीचार्ड की। द म्यूटिनी इन राजपुताना प्रीचार्ड की पुस्तक है। वहीं 1857 अ ग्रेट रेबेलियन, यह पुस्तक है अशोक मेहता की। अशोक मेहता की। वहीं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, अगर यह पुस्तक आपसे पूछ ले किसकी है, तो यह पुस्तक है बीडी सावरकर की। तो एसएन सेन की पुस्तक का नाम आपसे पूछ रहा है, तो एसएन सेन की पुस्तक हो जाएगी 1857। चलिए अगला प्रश्न है, द सेपॉय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी। तो एसएन सेन की पुस्तक तो कौन सी, 1857। आरसी मजूमदार की पुस्तक हो जाएगी द सेपॉय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसका उत्तर हो गया आरसी मजूमदार। जबकि बीडी सावरकर की पुस्तक का नाम है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जबकि प्रीचार्ड की पुस्तक पर हम चर्चा कर चुके हैं। प्रीचार्ड की पुस्तक है द म्यूटिनी इन राजपुताना। द म्यूटिनी इन राजपुताना, ये पुस्तकें आपको याद रखनी पड़ेंगी दोस्तों,
स्टेटमेंट याद रखने पड़ेंगे, किसने कहा विद्रोह किया है वो याद रखने पड़ेंगे, और पुस्तकें याद रखनी पड़ेंगी आपको। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न में से असुमेलित पहचानिए। 1857 ग्रेट रेवेलियन अशोक मेहता की पुस्तक है, बिल्कुल सही। द म्यूटिनी इन राजपूताना प्रिचार्ड की पुस्तक है, बिल्कुल सही। माझा प्रवास विष्णु भट्ट की पुस्तक है, 1857 की क्रांति पर लिखी गई है, ये भी ठीक है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पांचों किताबें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। 1857 एसएन सेन की किताब है, म्यूटिनी इन राजपूताना प्रिचार्ड की किताब है, 1857 अ ग्रेट रेबेलियन या महान विद्रोह अशोक मेहता की किताब है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर की किताब है, द सेपॉय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार की किताब है, माझा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे की किताब है, और वहीं एक किताब और लिखाई थी मैंने आपको, असबाब ए बगावते हिंद सर सैयद अहमद खां की किताब है। ये सातों किताबें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, भारत 1857 की क्रांति के समय भारत सचिव कौन था? महारानी थी विक्टोरिया, वायसराय थे कैनिंग, प्रधानमंत्री थे पामस्टन, सेनापति थे जॉर्ज एनिसन, और आपसे पूछ रहा है भारत सचिव कौन थे? तो कोई भी नहीं था। 1857 की क्रांति के समय तो यह पद ही नहीं था, तो भारत सचिव कैसे हो सकता है? यह पद कब बनाया गया? यह पद बनाया गया 18 नवंबर 1858 को। तो आपसे पूछ ले क्रांति के समय कौन था? तो कोई भी नहीं था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से बीडी सावरकर की पुस्तक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में हुआ? सबसे पहले तो ये प्रकाशित बुक भारत में हो ही नहीं पाई, अंग्रेजों ने इसे प्रकाशित ही नहीं होने दिया। ये प्रकाशित हुई है हॉलैंड से। तो कहाँ से प्रकाशित हुई है? तो ये प्रकाशित हुई है हॉलैंड से। अंग्रेजी में इसका जो प्रकाशन है वो मैडम भीकाजी कामा के प्रयासों से हुआ है, मैडम भीकाजी कामा। अगर आपसे पूछ ले तमिल में भी इसका प्रकाशन हुआ है, और ये किसके प्रयासों से हुआ है? तो ध्यान रखिएगा ये हुआ है सुभाष चंद्र बोस। बंगाली मत कर दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों से तमिल भाषा में इसका प्रकाशन हुआ है। अंग्रेजी में प्रकाशन हुआ है मैडम भीकाजी कामा, और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है पूछ लिया जाए तो हॉलैंड से हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को लेक्स लॉकी एक्ट के रूप में भी जाना जाता है? ये 1857 की क्रांति के कारणों में से एक था, क्रांति के कारणों में से एक। क्यों था? क्योंकि यह अधिनियम भारतीय धर्म में हस्तक्षेप करता था, भारतीय धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। इसके हिंदी नाम से आपको समझ में आ जाएगा, इसका हिंदी नाम है धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। यह अधिनियम कहता है कि यदि कोई हिंदू ईसाई बन जाए तब भी वो अपनी संपत्ति से वंचित नहीं होगा। पहले हिंदू ईसाई धर्म नहीं अपनाते थे, क्यों? क्योंकि उनके परिवार वाले उन्हें संपत्ति से वंचित कर देंगे। तो ईसाई धर्म अपनाए लोग, इस वजह से अंग्रेज सरकार लेक्स लॉकी एक्ट लाई, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाई, और उसने अधिनियम बना दिया कि हिंदू यदि ईसाई बनता है तो उसे संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अपनी बराबरी मुगल बादशाह से की थी? ये इससे भारतीयों की भावनाएं आहत हुई और 1857 की क्रांति का एक कारण बना। उन्होंने कहा कि आप तो मुगल बादशाह से बराबरी कर रहे हो, भले ही मुगल बादशाह आपके रहमो करम पर जीवित हो, पर भारतीय उसे अपना बादशाह मानते हैं, और आपने तो वो नाम भी छीन लिया। आप तो कह रहे हैं कि जो गवर्नर जनरल एमहर्स्ट है वो कहता है मैं ही भारत का बादशाह हूं इस समय। तो यानी मुगल बादशाह नाम का है और मैं हूं असली, यानी मुगल बादशाह राष्ट्रपति मान लो तो मैं हूं प्रधानमंत्री। तो उसने बराबरी कर दी मुगल बादशाह से। तो किस गवर्नर जनरल ने करी? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एमहर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य भारत में सबसे बड़ी सैनिक छावनी। देखिए भारत में कई सैनिक छावनियां थी, जैसे कि बैरकपुर हो गई, आरा हो गई, दानापुर हो गई, ग्वालियर हो गई, दमदम हो गई। तो मध्य भारत की सबसे बड़ी सैनिक छावनी यदि आपसे पूछे तो वो ग्वालियर हो जाएगी, जबकि बंगाल की सबसे बबड़ी सैनिक छावनी हो जाएगी बैरकपुर। तो मध्य भारत की हो जाएगी ग्वालियर। चलिए अगला प्रश्न है, डाकघर अधिनियम 1854 किस गवर्नर जनरल के काल में लाया गया? सैनिक असंतोष का कारण था ये।
देखिए उस समय टेलीफोन तो हुआ नहीं करते थे, चिट्ठियां भेजी जाती थी। सैनिक, भारतीय सैनिकों की तनख्वाह पहले ही बहुत कम थी, तो अपने परिवार में वो चिट्ठियां भेजते थे, तो उन्हें डाक टिकट नहीं लगती थी उन पे। लेकिन इस अधिनियम के तहत डाक टिकट लगाने लग गए कि अब अंग्रेजों को, भारतीयों को ये सुविधा नहीं मिलेगी। तो इससे भारतीयों में संतोष फैला कि यार ये क्या बात है, एक तो हमें सैलरी इतनी कम मिलती है, ऊपर से हमें जो थोड़ी बहुत सुविधाएं मिलती है वो भी धीरे धीरे समाप्त करते जा रहे हैं। तो ये केस गवर्नर जनरल के काल में आया, तो ये आया डलहौजी के काल में। देखिए डलहौजी के पापों की सजा भुगती है कैनिंग ने। सारे कारण डलहौजी के काल में हुए क्रांति के, और क्रांति होगी किसके समय में रही है? कैनिंग के समय में। चलिए, किस सैन्य अधिकारी ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का दमन किया? तो 1857 के विद्रोह का दमन लखनऊ में कैंपवेल ने किया। पहले पी कैंपा, फिर जीता लखनऊ। तो कैंपवेल हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा है? तो सारे स्टेटमेंट मैं आपको लिखा चुका हूं। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा है? तो जेम्स आउट्रम ने कहा है। बेंजामिन डिज़राइली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। एस एन सेन ने कहा है कि यह 1857 का विद्रोह क्रांति से या स्वतंत्रता संग्राम से कुछ बढ़कर था। जबकि बीडी सावरकर ने कहा है कि सुनियोजित भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा है? तो आउट्रम ने कहा है। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? हालांकि इस वीडियो में मैं कई बार बता चुका हूं, प्रधानमंत्री पामस्टन, महारानी विक्टोरिया प्रथम, गवर्नर जनरल कैनिंग, सेनापति जॉर्ज एनिसन और भारत सचिव कोई भी नहीं। तो दोस्तों ये थे 1857 की क्रांति से भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से बनने वाले प्रश्न। इन प्रश्नों की संख्या तो 51 है, पर मैंने एक्सप्लेनेशन को इस तरीके से सेट किया है कि कोई भी प्रश्न आपका इससे बाहर ना जाए। एटलीस्ट आपके एग्जाम में या किसी भी वनडे एग्जाम में इससे बाहर इस टॉपिक से प्रश्न जाने की कोई उम्मीद नहीं है। आप इसे वीडियो को पढ़िए, रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए। एग्जाम में यदि इस टॉपिक से प्रश्न आया तो आप नंबर पक्का लेकर जाएंगे दोस्तों, और इस टॉपिक से प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। तो चलिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।